हेलो एवरीवन, वंस अगेन यूर ऑल वेलकम टू एंट्रेंस इन्वेस्टिगेशन। तो आज अपन रिवीजन करने वाले हैं डिटर्मिनेंट चैप्टर का। डिटर्मिनेंट चैप्टर एक और इजी चैप्टर और एक बार चैप्टर जिसमें क्वेश्चंस की ब्लेंडिंग होती है। मैट्रिसेस की कंटिन्यूएशन में ही ये चैप्टर चलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बहुत ही सिंपल सा टॉपिक जो हमने माइनर है, ये हमने थोड़ा बहुत जो डिटर्मिनेंट के टॉपिक्स थे उसको मैट्रिसेस में पहले ही कवर किया था। माइनर हालांकि कवर नहीं हो पाया था, तो माइनर को कवर करते हैं अभी। सबसे पहले लेट अस कंसीडर कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स दिया गया है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, या फिर इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं कि A1 इज द फर्स्ट एलिमेंट, यानी कि A1 इज A11, B1 इज A21 एंड C1 इज A31। ओके, तो अगर मुझे किसी ए आई जे क्या को माइनर लिखना है, यानी कि मुझे एम ऑफ आई जे लिखना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? मैं सिंपल सा रिलेशन जानता हूं कि लेट से मुझे इस एलिमेंट के लिए लिखना है, तो मैं इसकी करस्पॉन्डिंग कॉलम और इसकी करस्पॉन्डिंग रो को हटाऊंगा। हटा दिया। अब क्या बच गया मेरे पास? ऐसे आप उंगली रख दो या हाथ रख दो, ऐसे रख दो, ऐसे रख दो, ये हटा दिया। अब बचा मेरे पास, देखो अब क्या बचता है, यहाँ पर बचता है A1, बचता है A1 C1 A3 और C3। अब इसका डिटर्मिनेंट ले लीजिए। तो फिर माइनर ऑफ दिस एलिमेंट, ये कौन सा एलिमेंट है? ये है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो M22 क्या आ जाएगा? देखो A1 C1 A3 C3, यानी कि A1 C3 माइनस A3 C1। ओके, माइनर में एक फर्क है बस, वो फैक्टर पढ़ा था ना, वो फैक्टर पढ़ा होगा पिछले वीडियो में। बस उसमें एक -1 की पावर I प्लस जे आता है ना, वो नहीं आया। इनफैक्ट हम ऐसा कह सकते हैं कि जब हमने माइनर की डिस्कशन की तो हमने उस किसी भी एलिमेंट के लिए जो एलिमेंट था उसके एसोसिएटेड डिटर्मिनेंट की बात की, कि उससे एसोसिएटेड डिटर्मिनेंट जो है, ठीक है, उसी के एलिमेंट्स के करस्पॉन्डिंग रोज और कॉलम्स को हटाकर जो हमारे पास एक वैल्यू आती है, उसी वैल्यू को हम माइनर कह सकते हैं इन सिंपल टर्म्स। ओके, सो यहाँ पर इसने कहा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 विल हैव 9 माइनर्स। कहने का मतलब क्या है? देखो, अगर किसी भी एलिमेंट की हम बेसिकली डिटर्मिनेंट की बात करते हैं सबसे पहले, तो वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स में ही बात कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें। ओके, डिटर्मिनेंट इसको मैं डेट से लिख लेता हूं। तो डिटर्मिनेंट कैन बी कैलकुलेटेड ओनली फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स, एंड जो डिटर्मिनेंट है ना, जो डिटर्मिनेंट है वो एक वैल्यू है। ठीक है, तो कभी आपको कह दे कि ये A1 A2 B1 B2 है, अगर ये एज इट इज लिखा हुआ है तो ये एक मैट्रिक्स है। और अगर इसी को ऐसे बार से डिनोट कर दिया, दो डंडा लगा दिए, तो ये A1 B2 माइनस A2 B1 आ जाता है। तो दिस इज द डिटर्मिनेंट, यानी कि डिटर्मिनेंट हमेशा एक वैल्यू की कॉरिस्पॉन्डिंग होता है, पर मैट्रिक्स एक सिस्टम है। ठीक है, और जिस सिस्टम से एसोसिएटेड डिटर्मिनेंट हम कैलकुलेट करते हैं वो उसकी पर्टिकुलर वैल्यू होती है। ठीक है, ये तो सिंपल सी बातें थी डिटर्मिनेंट पे कि क्या होता है, कैसे निकालेंगे, ये हम अभी देखते हैं। फिलहाल हमने ये देखा है कि हमारे पास नंबर ऑफ माइनस कितने बन सकते हैं, तो हम पहले नंबर ऑफ माइनस के ऊपर बात कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ माइनस कितने होंगे? देखो, हर एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग एक माइनर है, और क्योंकि हर एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग एक माइनर है, तो मैं डायरेक्टली कह सकता हूं कि अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स दिया गया है, लेट्स से एक 2x2 मैट्रिक्स दिया है, लेट्स से A B C D कंसीडर कर लेते हैं, तो माइनस कितने होंगे? देखो, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एक होगा, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एक होगा, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक होगा और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक होगा, वो 4 हो गए। अगर मैं 3x3 की बात करूं तो उसमें 9 एलिमेंट है, और उसी हिसाब से हर एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग एक, तो 9 माइनस हो जाते हैं 3x3 के। ओके,
तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि अगर n क्रॉस n की बात करूं, यानी कि मैं किसी भी जनरल की बात करूं, तो उसमें n स्क्वायर माइनस होंगे, या बेसिकली बहुत ही सिंपल टर्म्स में बोले कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में, जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उतने ही नंबर ऑफ माइनस होंगे, बात ही खत्म हो जाती है, क्योंकि हर एक के करस्पॉन्डिंग एक एक माइनर तो कम से कम आएगा ही आएगा। तो ये कुछ छोटी मोटी बातें थी। ओके, तो बेसिकली थोड़ा सा डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। द माइनर ऑफ एन एलिमेंट इज द डिटर्मिनेंट of the element of the determinant is the determinant of the elements which remain after deleting the row or column in which the given element stands। तो बेसिकली रो कॉलम हटाया और उसके बाद सारा तानाशाही हमने देखी। जैसे A1 है तो ये वाला रो और कॉलम और रो हटा दिया, तो यहाँ पे B2C3, B2C2 और B3C3 बच जाएगा। और B2 के लिए अगर हम देखें, अगर हम B2 के लिए देखें तो B2 के लिए देखने के लिए हम बहुत ही सिंपली कह सकते हैं B2 का तो यहाँ पर ही लिखा हुआ है, तो B2 का तो यहाँ पर लिख लिए, तो ये आ जाएगा A1C3 माइनस A3C1। ओके, ये होता है सिंपल माइनर का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट आता है कोफैक्टर। इसका हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया था पिछले टर्न पर, यानी कि मैट्रिसेस में, जब हमने एडजॉइंट वगैरह के ऊपर बात की थी। मैं कोफैक्टर एक बार वापस रिविजिट करा देता हूँ। देखिए हमने क्या डिस्कस किया कि माइनर जो है MIJ वो ith रो और jth कॉलम को हटाकर के एलिमेंट के लिए निकाला हो अगर, तो उसे हम MIJ कहते हैं, और वो बेसिकली उस डिलीशन की वजह से आया होता है। ये हमने डिस्कस किया था, राइट। जैसे ही हमने ये वाली चीज डिस्कस की थी, तो हम जानते हैं भाई कि लेट्स से अगर ये था, तो हमने एक कोरिस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट निकाला था, और वो जो कोरिस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट था उसी को हमने माइनर कह दिया। पर अब हमने ये पोजीशन का जो फर्क था, जो पोजीशन की वजह से जो चेंज आया, यानी कि I और J की रिलेशन में हमें देखना है, तो हम एक कोफैक्टर को टर्म को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो कोफैक्टर बहुत ही सिंपल है, -1 की पावर I प्लस J इंटू MIJ, या -1 की पावर, जस्ट अ मिनट गाइस, ओके, तो ये आ जाएगा -1 की पावर I प्लस J इंटू डिटर्मिनेंट एसोसिएटेड विद दैट एलिमेंट, जो कि हमें निकालना आता है, वेरी वेल नोन। ओके, इम्पोर्टेंट नोट है ये, ठीक है, ये चीज काफी इम्पोर्टेंट है। और इसने कहा कि ये अगर हमारा डिटर्मिनेंट है जो हमने कंसीडर किया, तो A1 जो कोफैक्टर बी द कोफैक्टर ऑफ कैपिटल ऑफ स्मॉल A1 एंड B2 बी द कोफैक्टर ऑफ B2 एंड सो टू। मतलब अगर AN है तो उसका कोफैक्टर कैपिटल AN है, और अगर BN है तो उसका कोफैक्टर BN है, और CN का कैपिटल CN है। ओके, ये हमने अगर कंसीडर किया, तो अब हम बेसिकली कहने को यहाँ से हम दो रिलेशन देखेंगे। सबसे पहले मैं क्या देखना चाहता हूँ, अगर मेरा डिटर्मिनेंट ये है A3 B3 C3, ये मेरा डिटर्मिनेंट है, तो इसके कोरिस्पॉन्डिंग जो कोफैक्टर मैट्रिक्स होगा उसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, कैपिटल A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 एंड C3। ओके, तो ये कोफैक्टर मैट्रिक्स होगा, और इसी का जो डिटर्मिनेंट कैलकुलेशन है, ठीक है, अभी हम प्रॉपर्टीज से भी देखेंगे वो कैसे आएगा, ऑटोमेटिकली हम उसे चेक करेंगे। फिलहाल तो आप ये याद रखना कि जब हमें किसी भी डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करना है तो हम करते क्या हैं, हम यहाँ पर ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव लेते हैं। तो अगर मैं इसे थोड़ा सा और मॉडिफाई करूं, तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ A1 B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस B1 A2 C3 माइनस A3 C2 प्लस C1। बेसिक डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना तो आता ही होगा आप लोगों को, सिंपल सा, ये तो बेसिक मैथ्स में आता है ना। तो अब देखो यार, ध्यान से देखना, अगर मैं माइनर लिखूं ऑफ A1 का माइनर लिखूं मैं, तो वो आता है B2 C3 माइनस B3 C2। ओके, और अगर मैं कोफैक्टर लिखूं A1 का, तो वो भी आता है B2 C3 माइनस B3 C2। ओके,
तो माइनर भी आ गया और हमारे पास कोफैक्टर भी आ गया। तो ये बेसिकली A1 कैपिटल A1 लिखा हुआ है। ओके, सिमिलरली यहाँ पर कोफैक्टर में ही देखें तो ये प्लस B1 और कैपिटल B1 लिखा है और फिर प्लस C1 और कैपिटल C1 लिखा हुआ है। तो इसीलिए हम सिंपली कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास A1 कैपिटल A1 प्लस B1 कैपिटल B1 प्लस C2 कैपिटल, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, और आप बेसिकली कहने को आप किसी भी नंबर, किसी भी रो को उठा लो या किसी भी कॉलम को उठा लीजिए और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर आपको कोफैक्टर लिखने हैं, ओके, तो जब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें कोफैक्टर मैट्रिक्स कोफैक्टर्स लिखें और उनका प्रोडक्ट करें तो हमें डिटर्मिनेंट का वैल्यू मिल जाता है, जो कि हम बेसिक प्रोसेस जो करते हैं ना डिटर्मिनेंट कैलकुलेशन में, ठीक है, वो प्लस माइनस प्लस, वो क्यों आता है? क्योंकि वो कोफैक्टर का -1 की पावर i प्लस जे वाला रूल फॉलो कर रहा होता है, तो इसीलिए वो डिटर्मिनेंट का वैल्यू आता है। दूसरा इसने एक और प्रॉपर्टी कही कि हम किसी और एलिमेंट के साथ करेंगे तो वो 0 आएगा। वो क्यों आएगा अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, जब हम प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट देखेंगे ना, तब इसको वापस हम एक बार आ सकते हैं, वी कैन रिविजिट दिस अगेन, राइट। ठीक है, तो एक बार प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, 2-4 प्रॉपर्टीज देखेंगे, उसके बाद एक बार वापस आएंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा। ओके, तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज, ये काफी इंपॉर्टेंट होती हैं, सीबीएसई बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, हमारे जो आईटी जेईई के क्वेश्चन होते हैं वो भी इससे बहुत ही मतलब तगड़े क्वेश्चन होते हैं, मजा आता है सॉल्व करने का, पूरा दिमाग खुल जाता है, पर क्वेश्चन एट लास्ट इजी होते हैं। ठीक है, मैं बार बार कहूंगा मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट मत छोड़ना, कुछ और छोड़ देना, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट मत छोड़ना, बहुत इजी। सबसे पहली बात इसने कहा कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनऑल्टर्ड इफ रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड। तो बहुत ही सिंपल है, अगर A1 A2 A3 ऐसे है, B1 B2 B3 और C1 C2 C3 है, ओके, और अगर मैं इसे ट्रांसफॉर्म करके ऐसे लिख लूँ A1 A2 A3 B1 B2 B3 एंड C1 C2 C3, ओके, तो ये एक तरह से रो और कॉलम इंटरचेंज हुआ। ओके, रो कॉलम इंटरचेंज एक तरह से हम कह सकते हैं कि हमने उसका ट्रांसपोज ले लिया। ठीक है, इसको हम एक तरह से ट्रांसपोज कह सकते हैं। ठीक है, अगर मैट्रिक्स पढ़ा है तो ट्रांसपोज वाली बात भी समझ आ रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने इसका रो कॉलम को इंटरचेंज करके अलग से हमने लिख लिया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव इधर से ले या इसके कोरिस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से ले ले, तो उससे डिटरमिनेंट का वैल्यू सेम आएगा। तो बेसिकली रिजल्ट क्या याद रखना है कि डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा ट्रांसपोज, ये ट्रांसपोज वाला टी है। ठीक है, पहला ये कंडीशन डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा ट्रांसपोज आ जाता है, वो इससे आ जाता है। तो एक बार हम थोड़ी सी जगह बना के वापस से इसको हाईलाइट कर देते हैं थोड़ा सा। ओके, तो यहाँ से आ जाता है डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा ट्रांसपोज। नेक्स्ट, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज चेंज्ड विद अ माइनस साइन। ओके, तो हमें इंटरचेंज करने हैं दो कॉलम्स। ओके, तो इसको देखते हैं, A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 C3, ये हमारे पास दिया गया है। ओके, अगर मैं लेट से इन दोनों को इंटरचेंज कर दूं, पहले मैं इसका डिटर्मिनेंट देखूं तो यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव आ रहा है, या इंटरचेंज रोज कर रहे हैं तो ये रो के हिसाब से देखते हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव आ रहा है, तो A1 इंटू B2 C3 माइनस B3 C2। ओके, माइनस A2, यहाँ पर ये ध्यान रखना ये माइनस है, B1 C3 माइनस B3 C2 और प्लस A3 इंटू B1 C2 माइनस B2 C1, ये आ गया गाइस। ठीक है, ये हमारा डिटर्मिनेंट का वैल्यू है। अब हम इंटरचेंज करके देखें तो यहाँ पर A2 B2 C2 है और यहाँ पर A1 B1 C1 है और यहाँ पर A3 B3 C3 है, राइट। यहाँ पर अब पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव करेंगे तो यहाँ पर A2 टाइम्स B1 C3 माइनस B3 C1 आ गया। ओके, और माइनस A1 टाइम्स B2 C3 माइनस B3 C2 आ जाएगा और प्लस A3 टाइम्स B2 C1 माइनस B1 C2। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि यहाँ पर जो नेगेटिव वैल्यू थी A3 B2 C1 है ना, ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव हो गया, इसके वाला पॉजिटिव था, ये नेगेटिव हो गया, माइनस A1 B2 C3 है ना, यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ नेगेटिव हो गया, यहाँ पे नेगेटिव था, यहाँ पॉजिटिव हो गया। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि हम अगर माइनस ऑफ इसको x मान लें
तो ये x आ जाएगा। तो हमने जब वन रो इंटरचेंज की, तो वन रो इंटरचेंज करने से आपको देखने में आ रहा है कि यहाँ पर एक नेगेटिव साइन इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया। तो बेसिकली यहाँ पर डिटर्मिनेंट का डी डैश अगर इसे x कह लें या इसको x डैश कह लें, तो x डैश माइनस x है। तो अगर हम एक से इंटरचेंज करें, यानी कि अगर हम ऑड एक्सचेंज करें या ऑड इंटरचेंज करेंगे, तो हमारा डिटर्मिनेंट का साइन एक नेगेटिव साइन से चेंज होगा, और अगर हम इवन एक्सचेंजेस करेंगे तो वो वैसे का वैसा रहेगा, वो पॉजिटिव साइन से चेंज होगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो इंटरचेंज कब होता है? जब हम रोज और कॉलम्स को या कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू सिर्फ साइन में चेंज होता है। ऑब्वियस सी बात है, वैल्यू और पोजीशन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, रिलेटिव पोजीशन होती है वो सेम रहती हैं, पर जो हमारा साइन है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो गया जस्ट बिकॉज हमने वो थोड़ा सा यहाँ पर हेरा फेरी की, और उससे ऑटोमेटिकली बाकी सारे कोफैक्टर्स में अपने आप हेरा फेरी हो जाती है। तो ये हेरा फेरी करना इसमें इसलिए यूजफुल हो जाता है। आई होप ये बात समझ आई होगी। नेक्स्ट है डिटर्मिनेंट। इफ डिटर्मिनेंट हैज टू रोज आइडेंटिकल देन इट्स वैल्यू इज जीरो। इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, अगर a1 a2 a3 है, यहाँ पर भी a1 a2 a3 है, और यहाँ पर b1 b2 b3 है, लेट्स से, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, इसमें ये और ये रो आइडेंटिकल है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। विदाउट एनी प्रॉपर्टी अगर मैं डायरेक्ट इसे सॉल्व करने चलूं, तो यहाँ पर प्लस माइनस प्लस आ जाता है। तो प्लस में a1 टाइम्स a2 b3 माइनस a3 b2, ओके, माइनस में a1 टाइम्स a2 b3 माइनस a3 b2, ओके, और प्लस में b1 टाइम्स a2 a3 माइनस a3 a2, ओके, ये ऐसे है। a1 टाइम्स a2 b3 माइनस b2 a3 है ना, ठीक है, और यहाँ पर ये माइनस में a2, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, ये तो कैंसिल होते होते दिख रहे हैं, और यहाँ पर a3 a2 और a2 a3 है, ये तो कैंसिल हो गए, ये वाले कैंसिल हो गए और ये वाले कैंसिल हो गए, तो ये तो बेसिकली जीरो बन गया, ठीक है। अगर आप इससे नहीं करना चाहते तो एक और तरीका है। हमें पता है कि जो डिटर्मिनेंट होता है उसमें हम ट्रांसफॉर्मेशंस कर सकते हैं, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशंस करते हैं कुछ, ठीक है। तो जब हम ट्रांसफॉर्मेशन करें तो a1 a2 a3, a1 a2 a3 और b1 b2 b3, ट्रांसफॉर्मेशन आपने स्कूल में पढ़ा होगा। तो यहाँ पर r1 को अगर हम r1 माइनस r2 करें, तो यहाँ पर 3 जीरो बन जाते हैं, और a1 a2 a3 b1 b2 b3। हमें 3 जीरो वाला कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा, यहाँ पे पॉजिटिव करोगे तब भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमेशा जीरो आएगा। तो ये सिंपल अप्रोच था, ये मैथ से था और ये दिमाग से था कि हम ट्रांसफॉर्मेशन कौन सा करना है। तो अगर आइडेंटिकल है तो इसका वैल्यू जीरो होता है। अब आते हैं इस वाले पे, ठीक है, इस वाले पे आते हैं, ये वाले पॉइंट पे आते हैं ना, ठीक है। एक बार मैं थोड़ा सा क्लियर करूंगा इसे। देखिए, यहाँ पर हमारे पास क्या कहा इसने, आपको निकालना है a2 a1 प्लस b2 b1 प्लस c2 c1। मतलब आपने कोई एक रो के एलिमेंट लिए और आपने किसी दूसरी रो के कोफैक्टर लिए। तो बेसिकली अगर मैं इसे ऐसे लिखूं, एलिमेंट और कोफैक्टर को हम जिस तरीके से लिख रहे हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ a2, अच्छा a1 का क्या है, b2 c3, और यहाँ b2 b3 और यहाँ पर c2 c3, ओके। तो यहाँ पर हम b2 के लिए a2 c3 a2 a3 और यहाँ पर b2 कौन सा यार, b हो गया ना, ओहो क्या हो गया, गड़बड़ क्यों करने लगे मैं, a2 a3 और c2 c3 ले लेंगे, ओके। और यहाँ पर c2 के लिए अगर हम देखें, तो यहाँ पर इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि यहाँ पर a2 a3 और b2 b3 बन जाएंगे, ओके। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली देख सकते हैं हम कि अगर हम किसी भी इनको पहले एक बार सॉल्व करें, लेट्स से हम इन्हें सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करने पर हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो ऑटोमेटिकली जीरो आएगा। देखना, b2 b3 b2 c3 और यहाँ पर a2, तो यहाँ पर b2 c3 है, यहाँ पर a2 b3 माइनस b2 a3 b2 a3 a2 b3, ये कैंसिल होते हुए दिख रहे होंगे, ठीक है। c3 वाला यहाँ पर मिल जाएगा ना, वो a3 c2,
ठीक है, यहाँ से ये वाला कैंसिल होगा, यहाँ से यहाँ वाला कैंसिल होगा, तो ऐसे बेसिकली वो कैंसिलेशन ऑटोमेटिकली होता रहेगा। ये तो मैंने माइनर की बात की, यहाँ पर एक माइनस माइनस साइन भी होंगे जिसकी वजह से गड़बड़ हो रहा है, उसको मैं चेक करता हूँ एक बार। देखिए A2 के लिए, अच्छा A2 के लिए, अच्छा A1 के लिए तो माइनर पॉजिटिव है, B1 के लिए माइनर ऑब्वियसली नेगेटिव होगा, तो एक माइनस साइन यहाँ पर इंट्रोड्यूस होगा और इसे कैंसिलेशन करके ये जीरो आएगा। चेक कर लेना। तो ये एक प्रॉपर्टी होती है कि हम कॉरेस्पॉन्डिंग जब डिटर्मिनेंट को देखेंगे, ओके, जब हम कोफैक्टर किसी एक रो को हमने कंसीडर किया, जैसे इसने कॉलम कंसीडर किया ना, तो लेट्स से इसने कॉलम कंसीडर किया, हमने एक कॉलम को कंसीडर किया और किसी और कॉलम के सारे कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया। नोट दैट कॉलम कंसीडर कर रहे हो तो कॉलम के साथ ही आएगा, ठीक है। जैसे अगर रो कंसीडर करोगे तो रो के साथ किसी और रो के कोफैक्टर्स के साथ करोगे मल्टीप्लाई, तो वो डिटरमिनेंट मतलब तो वो वैल्यू जो आएगा ना वो जीरो आएगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी होती है, ओके। यहाँ पर ये हो गया था अच्छा यहाँ तक हो गया, ओके। नेक्स्ट आते हैं हम इस पे। इफ द एलिमेंट्स ऑफ द एनी रो और कॉलम आर मल्टीप्लाइड बाय द सेम नंबर, हमने किसी से अलग सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया, लेट्स से हमने मल्टीप्लाई किया तो डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय दैट नंबर। लेट्स से हमारे पास यहाँ पर था बहुत ही सिंपल डिटर्मिनेंट 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर 7 8 9 ऐसे ही ले लेते हैं, ठीक है। और मैं अगर दूसरा कोई डिटर्मिनेंट लूँ तो यहाँ पर 1 2 3, लेट्स से यहाँ पर 8 10 और यहाँ पर 12 और यहाँ पर 7 8 9, इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे, अगर इसका वैल्यू डेल्टा है तो इसका वैल्यू 2 डेल्टा होगा। कहने का मतलब बहुत ही सिंपल है, यहाँ से हम ऐसा करो, देखो इसमें 2 से डिवाइड कर लो, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो हम 1/2 बाहर ले सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये ऐसा बनता है ना। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि अगर हम हर एक वैल्यू को हाफ करें तो हम इधर से 2 कॉमन ले रहे हैं, तो 2 कॉमन ले लिया और यहाँ पर 4 5 और 6 बन गया। तो अगर ये डेल्टा है तो ये 2 टाइम्स डेल्टा है। तो इसीलिए जब हम किसी भी एक रो के में मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं किसी सेम नंबर से, किसी रो में पर्टिकुलरली मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो डिटर्मिनेंट उसी से मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई हो रहा है, ओके। ये थी एक प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम तोड़ने वाली प्रॉपर्टी, दिस इज नोन एज ब्रेक वाला, मतलब जो ब्रेक लगा दिया। देखो अगर हमारा किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में पर्टिकुलरली उधर ही तोड़ मरोड़ हो रही है और बाकी सब सेम रह रहा है, तो बाकी सब सेम एज इट इज रख दिया और वो तोड़ मरोड़ के ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर XYZ और यहाँ पर A1 B1 C1 ये अलग से हम तोड़ के लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी बहुत यूजफुल है, दिस इज अ वेरी यूजफुल प्रॉपर्टी, ओके। इसका ध्यान रखना, छोटा मोटा प्रॉपर्टी है, ठीक है। और बेसिकली यूजफुल तो सारी प्रॉपर्टीज हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज तो आती होंगी। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज नॉट ऑल्टर्ड बाय एडिंग टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो, जैसे कि मैंने R2 माइनस प्लस ऑफ -1 इंटू R1 किया, ठीक है। मतलब हम बेसिकली R2 को अगर मैं R2 प्लस के R1 करूं तो उसको हम कर सकते हैं, उससे डिटर्मिनेंट पे कोई फर्क नहीं आएगा। इसका प्रूफ देखो, समझने की कोशिश करना। देखो अगर मेरे पास ऐसा है A1 B1 C1 या दो में इसमें करते हैं A2 B2 ऐसे दिया गया है, लेट से मैं R2 प्लस 3R1 करूं, ओके। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं A1 B1 और इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद A2 प्लस 3A1 और B2 प्लस 3B1 बने, ओके। तो इसको मैं एक तरह से तोड़ के लिख सकता हूँ A1 B1 A2 B2 प्लस A1 B1 और यहाँ पर जो सेम वाला है वो तो वैसे ही रख दिया 3A1 और यहाँ पर 3B1। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखने पर तुम्हें ऑब्जर्व हो गया होगा कि यहाँ पर अगर मैं 3 कॉमन ले सकता हूँ तो 3 मैंने कॉमन ले लिया, अब ये आइडेंटिकल हो गया तो इसका डिटर्मिनेंट 0 हो गया, तो वो उससे सेम वाले उससे मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ा। तो सिंस कोई डिफरेंस नहीं दिखा तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज नॉट ऑल्टर्ड। अब देखो ये वाली चीज करना पाप है, ठीक है। अगर आप 3R2 ही ऐड कर दो तो बेसिकली आप 4 टाइम से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 4 टाइम से डिवाइड कर लेना, ठीक है। वो प्रॉपर्टी अलग होती है, ठीक है। अगर आप ये ट्राई करना चाह रहे हो ना वो गलत है, आपको किसी अलग, यहाँ पर लिखा होगा नॉट अल्टर्ड बाय एडिंग ऑफ द सेम मल्टीपल्स ऑफ द कोरिस्पॉन्डिंग ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम, इसने कहा, ठीक है।
मतलब इसने बेसिकली इतना कुछ इंग्लिश में कहा, मैंने इसे सिंपल ऐसे किया कि आप ये वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हो, वेर आर एन ले लो, वेर एन इज नॉट इक्वल टू 2 ले लो, ओके। और एन के ऊपर वो रिस्ट्रिक्शन ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाती है। जैसा कि आपने देखा यहाँ पर इसे तोड़ मरोड़ के लिख सकते हैं, और मल्टीपल टाइम्स आप इसे तोड़ मरोड़ सकते हो, और क्योंकि आप इसे मल्टीपल टाइम्स तोड़ मरोड़ सकते हो तो उससे डिटर्मिनेंट का वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? समझ में आ गया? नेक्स्ट है, इफ द एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट डेल्टा आर अ रैशनल फंक्शन ऑफ एक्स एंड दे बिकम आइडेंटिकल व्हेन x इक्वल टू a, मतलब रोज बिकम आइडेंटिकल व्हेन x इज इक्वल टू a, टू रोज बिकम आइडेंटिकल, टू रोज बिकम आइडेंटिकल से मतलब मुझे लग गया डिटर्मिनेंट जीरो। अच्छा, डिटर्मिनेंट जीरो, तो अगर मैं फंक्शंस में जाऊं वापस, इफ आई गो बैक टू द चैप्टर, इफ आई गो बैक टू फंक्शंस, या अगर मैं पॉलिनोमियल, या मैं अगर 9th स्टैंडर्ड या 10th स्टैंडर्ड में जाऊं, तो हमने एक फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा था। फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा था। अच्छा, फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम क्या कहते हैं? अगर मेरा किसी वैल्यू को डालकर किसी भी पॉलिनोमियल में अगर मैं कोई वैल्यू डालूं और वो वैल्यू के रिजल्ट से आउटपुट जीरो आ जाए, इसका मतलब वो उस चीज का फैक्टर है, क्योंकि रिमाइंडर जीरो आ रहा है। तो वहीं यहाँ पर डिटर्मिनेंट में भी ऐसा है कि अगर हम किसी फंक्शन में, यहाँ पर ये रैशनल फंक्शन है और इसमें हम ये डाल दें व्हेन x इज इक्वल टू ए, तो x इज इक्वल टू ए पे रिमाइंडर जीरो हो रहा है, डेल्टा का वैल्यू जीरो हो रहा है, तो x माइनस एक फैक्टर हो जाता है, ओके। तो इफ r rows become identical when a is substituted for x, then x a की पावर r minus 1 is a factor। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, ये पहला वाला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लीजिए, ओके। नेक्स्ट आता है डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट। देखो यहाँ पर 9 फंक्शन दिए गए हैं, तो डिफरेंशिएशन इंडिविजुअली पहले एक रो का डिफरेंशिएशन किया, फिर दूसरे रो का किया, और फिर तीसरे रो के किया, तो ये मल्टीपल डिफरेंशिएशन हो जाता है। तो ये हमें डिफरेंशिएशन करना है, दिस इज अ रो वाइज। यही ऑपरेशन आप कॉलम वाइज भी कर सकते थे, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि वो ट्रांसपोज है, तो ट्रांसपोज पे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, जैसा कि हमने डिस्कस किया। तो ये हमारा इस तरीके से बन जाता है, राइट? नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं। तो यहाँ पर अब आता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है? मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन बहुत ही मतलब थोड़ा सा, बस सबसे ज्यादा ट्रिकी पार्ट ही ये होता है। कुछ नहीं है इसमें, आपको ये जज करना है कि या तो हम रो कॉलम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या रो से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शंस बहुत सारी बन गई ना। अगर एक ही ऑप्शन होती कि हम रो कॉलम ही कर सकते हैं, जैसे कि मैट्रिक्स में होती है, ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं आती, पर रो ऑप्शन होना या कॉलम कॉलम ऑप्शन होना भी थोड़ा सा उसको क्वेश्चन को टीडीएस टास्क बना देता है। ऐसा भी नहीं, ये आइडेंटिफाई करना, अगर हमें ये वाला डिटर्मिनेंट दिया तो वो किन दो मल्टीप्लायर्स से बना है, ठीक है, ये थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना ट्रिकी होता है। तो इकलौता ये सेक्शन होता है जो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन होता है, और ऐसे क्वेश्चन मेन में नहीं आते। ऐसे क्वेश्चन एडवांस में भी आई थिंक 2012 के बाद कोई नहीं आया ऐसा क्वेश्चन। आई थिंक 2012 में एक ऐसा क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो यहाँ पर ऑर्डर 3 में भी वही रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, रो और कॉलम कॉलम भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है कि डिटर्मिनेंट डी डैश इज रिप्लेस्ड बाय कोफैक्टर्स। अगर हम कोफैक्टर्स से रिप्लेस कर दें तो डी डैश का वैल्यू क्या होगा? तो हमने एक चीज पढ़ी थी कि एडजॉइंट मैट्रिक्स पढ़ा था हमने, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा मैट्रिक्स चैप्टर में वापस ले जाना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों चीजें रिलेटेड है एक्चुअल। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स में हमने देखा था कि वो कोफैक्टर मैट्रिक्स का क्या था? कोफैक्टर मैट्रिक्स का था ट्रांसपोज, ठीक है। और मुझे पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन माइनस 1, सही में याद है ना? अच्छा, एडजॉइंट ऑफ ए बेसिकली क्या है? कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज और उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू है डिटर्मिनेंट ऑफ द ए की पावर एन माइनस 1। तो इससे मैं कह सकता हूँ ट्रांसपोज का तो वही रहता है डिटर्मिनेंट, तो ये वाली चीज तो ऑटोमेटिकली कोफैक्टर ऑफ ए का डिटर्मिनेंट है, यानी कि डी डैश इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी कि डी रेज टू द पावर एन माइनस 1। तो बेसिकली वहां से प्रूव होता है। और इसका प्रूफ अगर आपको देखना है, इसका प्रूफ देखना है ना एडजॉइंट मैट्रिक्स के लिए, ये वाला प्रूफ देखना है, तो यू कैन वॉच द प्रीवियस रिवीजन चेकलिस्ट, ठीक है। तो रिवीजन चेकलिस्ट को रिविजिट करें, दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइस, ओके। ये थोड़ी सी सिंपल बात है। अब आते हैं अब आते हैं हम काम की बातों पर, ठीक है। यहाँ तक तो हमने जो बात की वो बेसिक सिंपल ट्रांसफॉर्मेशंस थी, जिनके ऊपर सवाल वगैरह आते हैं।
अब आते हैं कुछ स्पेशल डिटर्मिनेंट और इसके बाद वाले जो क्रेमर रूल और स्पेशल डिटर्मिनेंट, इसके जो IIT-JEE क्वेश्चन आते हैं, जेईई मेन के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूँ जैन 2020 में करीब 9-10 सवाल आए थे जिसमें से 8 क्रेमर रूल पे आए हुए हैं, तो इसका मतलब ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाली चीज तो कुछ याद आ रही होगी आप लोगों को, स्ट्रेट लाइन में बताया गया था ABC FGH ऑल हॉस्टल गर्ल हैव बॉयफ्रेंड गो फॉर सिनेमा, ऐसा याद रखते हैं। ये 2 डिग्री जनरल 2 डिग्री को अगर इसका वैल्यू 0 होता है तो वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है। फिलहाल ये जनरल 2 डिग्री में ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 के लिए हम जब चेक करते हैं जो कि जनरल 2 डिग्री होता है, अगर हम इस डेल्टा को चेक करते हैं तो डेल्टा इक्वल टू 0 डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 में बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जिनको हम इवेलुएट करते हैं वेयर डेल्टा इज दिस। तो ये एक सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट है, आप देख सकते हैं डायगोनल को हटा दो तो इसके अक्रॉस ये रिफ्लेक्शंस बन रही है ना, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तरह चल रहा है सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट। स्क्यू सिमेट्रिक में ऐसा है कि डिटर्मिनेंट इज सेड टू बी ए स्क्यू सिमेट्रिक इफ द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स तो 0 होने चाहिए और यहाँ पर उल्टा उल्टा माइनस माइनस साइन इंट्रोड्यूस होना चाहिए। द वैल्यू ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट ऑफ ऑड ऑर्डर इज 0 एंड इवन ऑर्डर इज अ परफेक्ट स्क्वायर। देखो ये कैसे प्रूव करें, इसको प्रूव करते हैं। देखो लेट्स से मैं एक बार के लिए कंसीडर करूं डिटर्मिनेंट जो है मेरा, ठीक है, इसका ऑर्डर में ऑर्डर 3 और ऑर्डर 2 के लिए कंसीडर करते हैं। सबसे पहले क्या करें, 2 ऑर्डर के लिए कंसीडर कर ले, तो 2 ऑर्डर के लिए कंसीडर करते हैं। लेट्स से ये A1 B1 और A2 B2 बनेगा, राइट, ठीक है। तो अगर हम इसे स्क्यू सिमेट्रिक की तरह से देखें तो ये तो 0 0 और यहाँ पर A2 और यहाँ पर -A2 आएगा, ओके। तो ऐसा करते हैं, हम एक माइनस साइन पहले ही बाहर ले लेते हैं, ठीक है। इसको हम ऐसे कर लेते हैं क्योंकि डिटर्मिनेंट तो वैल्यू है ना, तो A2 यहाँ पर -A2 कर लो, ठीक है, और यहाँ पर 0 कर लीजिए, ओके। तो इन एनी केस यहाँ पर अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो यहाँ पर ये -A2 का स्क्वायर आएगा और एक माइनस बाहर है तो ये A2 का स्क्वायर आएगा और ये वाली चीज भी A2 का स्क्वायर आएगी। तो क्योंकि ये आनी तो A2 का स्क्वायर ही है तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, ठीक है, ओके। बेसिकली क्या है, अगर मैं थोड़ा सा और इसे जस्टिफाई करने की कोशिश करूं तो मैं कह सकता हूं कि डेल्टा का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस डेल्टा है, ठीक है। मतलब बेसिकली डेल्टा का ट्रांसपोज सॉरी डेल्टा है, ठीक है। और अगर मैं ऑर्डर लेट्स से या n रोज हैं, ठीक है, मैं सब में से -1 कॉमन लूं तो -1 की पावर n आ जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा ट्रांसपोज इज इक्वल टू डेल्टा विच इज इक्वल टू -1 रेज टू द पावर n डेल्टा। उससे ये वाली बात प्रूव होगी, जैसे यहाँ पर A2 का स्क्वायर आया ना, वो तो स्क्वायर वाली बात प्रूव होगी। पर ऑड ऑर्डर में क्या है, n एक ऑड है तो डेल्टा इज इक्वल टू माइनस डेल्टा आ जाता है, तो उससे 2 डेल्टा का वैल्यू 0 आ जाता है और डेल्टा का वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 आ जाता है। अब ये बात का ध्यान रखो कि अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसमें जो हमारा वैल्यू होगा डिटर्मिनेंट का, है ना, अगर वो आ रहा है, ठीक है, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 वाली कंडीशन अगर आ रही है तो पहली बात वो इवन ऑर्डर का है, और अगर वो इवन ऑर्डर का है तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। ये ऑब्वियस सी बात है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर जैसे इवन ऑर्डर है तो वो माइनस माइनस साइन कैंसिल हो रहा है, और क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक है कि ऑपोजिट साइंस में कोई फर्क नहीं पड़ना है, ये वाली वैल्यू चेंज है, तो इन दोनों के मल्टीप्लायर से इसी का स्क्वायर जनरेट हो रहा है, तो स्क्वायर जनरेट हो रहा है तो परफेक्ट स्क्वायर जनरेट होना ही स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ इवन ऑर्डर की प्रॉपर्टी बन जाती है। तो ये तो कुछ छोटी मोटी बातें थी, ओके। नेक्स्ट आती हैं कुछ इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट की वैल्यूज। 1 ये देख लीजिए, ये याद रखें, ये याद रखें, ये आपके एनसीईआरटी बुक में भी है, प्रूव करना ये है, इसका वैल्यू a-b b-c c-a होता है, ओके। इसको आप ऐसे इसको करते हैं ना, इसको हम इस फॉर्मेट में लाने की कोशिश कर सकते हैं, ओके। इसको ट्राई करते हैं, चलिए, है ना, ये तो आपने करा होगा एनसीईआरटी में, है तो 1 1 1 ABC और BC AC और AB, ओके। ऐसे करते हैं कि लेट्स से मैं इसे ABC से तीनों को डिवाइड मल्टीप्लाई कर दूं, मैं डिटर्मिनेंट को ABC से और यहाँ पर डिवाइड कर दूं ABC से,
ओके, तो यहाँ पर बन गया 1 1 1 ए बी सी 1/a 1/b एंड 1/c। ओके, ये ए बी सी ऐसे बन गया, ऐसे बन गया। अच्छा अच्छा अच्छा, अब ऐसा करते हैं कि हम सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं थोड़ा सा। इसको इससे माइनस कर दिया, मतलब C2 टू C2 माइनस C1 और C3 टू C3 माइनस C1 कर दिया, तो ये जीरो बन जाएगा, ये जीरो बन जाएगा, b माइनस C माइनस ए और 1/b माइनस 1/1/c माइनस 1/a। ओके, तो ये ऐसे चल रहा है कि ये बन गया ए बी सी एज इट इज रह गया ये 1 0 0, और यहाँ पर ये वाली अब डिटर्मिनेंट भी मैं कैलकुलेट कर लूँ डायरेक्टली, तो ये आ जाएगा b माइनस ए टाइम्स 1/c माइनस 1/, हालांकि मैं को थोड़ी प्रॉपर्टीज भी दिखाना चाहता था, पर चलिए कोई बात नहीं, माइनस c माइनस ए इंटू 1/b माइनस 1/a। ओके, तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें सॉरी, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये a माइनस सी अपॉन ए सी बन रहा है, और यहाँ पर ये वाली जो चीज है ये ऑटोमेटिकली a माइनस बी अपॉन ए बी बन रही है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर ए बी बन रहा है, यहाँ पर ए सी बन रहा है, और यहाँ पर से b माइनस से सी माइनस से कॉमन आ रहा है। जब हमारा ये कॉमन आ रहा है तो ये वाली चीज ऐसे कॉमन आ जाएगी, और बचेगा ए बी सी से हम ए सी और बी सी की कैंसिलेशन ऑटोमेटिकली कर लेंगे। ओके, ऐसा कर लो, इसको ए बी सी ऐसे और इसको सी से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये b माइनस सी ऑटोमेटिकली बन जाएगा, ए बी सी से ए बी सी कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास ये वाले रिजल्ट आ जाएगा। इन द सिमिलर टर्म्स ये वाले रिजल्ट्स भी आते हैं, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये दोनों याद रखें, ये काफी इजी हैं और काफी इंपॉर्टेंट भी है। इसको ऐसे याद रख सकते हैं, अगर हम a इक्वल टू बी कर दें और इक्वल टू सी कर दें तो वो आइडेंटिकल रोज बन जाती हैं। ठीक है, आइडेंटिकल रोज बन गई तो गड़बड़ हो जाएगी, हमें गड़बड़ होने नहीं देनी है। बस हमारी स्ट्रेटजी क्या रहती है कि हमें फैक्टर ढूंढना है, फैक्टर ढूंढना है, फैक्टर किस तरीके से जीरो बन रहा है, वो कहीं ना कहीं a माइनस बी टाइम आना चाहिए, और जब वो बराबर हो जाए तो वो जीरो को इंडिकेट कर देगा ऑटोमेटिकली। तो फैक्टर आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस जो है वो इसमें बहुत हेल्प करता है। ओके, अब आता है सिस्टम ऑफ इक्वेशन, और मैं आपको बता देता हूँ ये जेई मेन में, ये जेई मेन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में। अगर आप लास्ट मिनट में हो ना, लास्ट मिनट आप 1 मिनट पहले पेपर से पढ़ रहे हो, मतलब जाने से पहले एग्जाम सेंटर में, ठीक है, इसको पढ़ के जाना। ठीक है, इससे एक क्वेश्चन आता है जनरली। ठीक है, मतलब जैसे जेई मेन के आई थिंक 6 पेपर हुए थे जनवरी में, तो उसमें से अगर 8 क्वेश्चन आए थे डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस के, तो उसमें से करीब करीब 6 क्वेश्चन तो इसके होंगे ही होंगे। ठीक है, हाई वेटेज टॉपिक, और एक ऐसा टॉपिक जो कि बहुत ही इजी है। ठीक है, यहाँ से चलेगा और ये मतलब क्रेमर रूल तक जाएगा और फिनिश हो जाएगा, चैप्टर की एंड में आता है। जनरली लोग शुरू शुरू वाले पार्ट्स अच्छे से कर लेते हैं और एंड वाले पार्ट्स छोड़ देते हैं, है ना, और क्वेश्चन एंड वाले चैप्टर पार्ट से ही आता है, तो ऐसा नहीं करना है पहली बात। ठीक है, सबसे पहले 2 वेरिएबल सिस्टम, ये हम 10th क्लास में डिस्कस करते थे, मतलब आप लोगों ने 10th क्लास में भी डिस्कस किया होगा कि पैरेलल लाइंस कैसे हैं। पैरेलल लाइंस हैं a1 by a2 equal to b1 by b2 not equal to c1 by c2, दिस इज इनकंसिस्टेंट। ठीक है, डिसजॉइंट लाइंस। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन यानी कि वो कोइंसिडेंट होनी चाहिए, तो ये कंडीशन है ना, जब सारे इक्वल हो, और जब कोई भी इक्वल ना हो तो एक यूनिक सॉल्यूशन आता है। ये हमने 3 पार्ट्स डिस्कस किए होते हैं 10th में। ये वाली चीजें कैसे आ रही हैं इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ध्यान से देखना, दिस इज अ थिंग दैट इज टू बी अंडरस्टूड। अगर मैं ये कंसीडर करूं a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, अगर मैं इन दोनों को कंसीडर करता हूं तो मुझे क्या पता है, ये ऐसे है। इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं क्या कि ये अगर मुझे सॉल्व करना होता तो मैं इसे a2 से मल्टीप्लाई कर लूं और इसे a1 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं। ठीक है, तो ये b1 a2 और यहाँ पर b2 a1, y इज इक्वल टू c1 a2 और यहाँ पर c2 a1 और यहाँ पर a1 a2 और यहाँ पर a1 a2, x प्लस प्लस, यहाँ सब्ट्रैक्ट 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 कैंसल, अरे बाबा रे बहुत सारा काम हो गया। यहाँ पर b1 a2 माइनस b2 a1 लिख लेता हूँ, y इज इक्वल टू c1 a2 माइनस c2 a1। ओके, और अब मैं वापस इधर इस पे जाता हूँ, तो इसको मैं थोड़ा सा साफ करके लिख लेता हूँ। अगर मैं इसे मैट्रिक्स में लिखना चाहता, मुझे पता है ये ax इज इक्वल टू बी टाइप का फॉर्मेट है,
मैंने मैट्रिक्स इसी वजह से पहले बताया है आप लोगों को। अच्छा, ये x और y आ जाएगा, राइट, और यहाँ पर आ जाएगा इसका C1 C2। अब ध्यान से देखो, ये वाली जो चीज है ना, B1 A2 माइनस B2 A1, ये कहीं ना कहीं ऐसे, इसको हम इसका y ऐसे लिख लेते हैं ना, एक बार y लिख लेते हैं, तो ये इसको मैं थोड़ा सा अलग तरीके से लिखूंगा ना, ताकि ये आप चीजें रिलेट कर पाए। ठीक है, दिस इज द टारगेट कि आप चीजों को रिलेट कर पाए। ओके, और यहाँ पर आ जाएगा A1 B2 माइनस A2 B1। अगर आप A1 B2 माइनस A2 B1 देखें तो वो तो इस वाली चीज का डिटर्मिनेंट है। लेट्स से अगर इसका डिटर्मिनेंट डेल्टा है, ओके, और मैंने B1 B2 को, इफ आई रिप्लेस B1 B2 बाय C1 C2, ठीक है, एक बार के लिए मैंने इसे रिप्लेस भी कर लिया, इसे अलग से लिखें क्या? ओके, लेट्स ट्राई राइटिंग इट इन अ डिफरेंट एट अ डिफरेंट प्लेस। लेट्स से मैंने इसको, अच्छा ये वाली चीज क्या है ये समझते हैं ना। A1 A2 लिखा, B1 B2 की जगह मैं C1 C2 करूं तो ये C2 A1 माइनस C1 A2 बनता है। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने y का कोफिशिएंट हटाया, कोफिशिएंट ऑफ y हटाया, उसकी जगह कांस्टेंट्स को इंट्रोड्यूस कर दिया और डिटर्मिनेंट में वैल्यू पुट के दी। ऐसा करने से क्या हुआ, मेरा y कोऑर्डिनेट मिल गया मुझे, मतलब y का वैल्यू मिल गया। ओके, तो क्या ये कहीं ना कहीं सॉल्यूशन की तरफ पाथ है? क्या डिटर्मिनेंट कहीं ना कहीं सॉल्यूशन की तरफ पाथ है? आंसर इज बिल्कुल बॉस, डिटर्मिनेंट सॉल्यूशन की तरफ एक पाथ बन के आया है। पहली बात, इस वाली चीज को, लेट से मैंने y के कोफिशिएंट चेंज किया तो मैं इसे डेल्टा y कर दूं, तो मैंने क्या नोटिस किया कि y है तो डेल्टा y बाय डेल्टा। चलिए x के लिए ट्राई करते हैं। x के लिए जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर b2 से मल्टीप्लाई करा, यहाँ से b1 से मल्टीप्लाई करा, तो यहाँ पर जब x का वैल्यू निकालेंगे तो मेरे पास जो वैल्यू आएगा वो आएगा डेल्टा x बाय डेल्टा। जब आप सॉल्व करेंगे ना, बहुत सारे मतलब टू इक्वेशन टू वेरिएबल सॉल्व करना सभी को आता है, तो डेल्टा x बाय डेल्टा, उसमें क्या करेंगे, उसमें x के कोफिशिएंट हटा दो और C1 C2 इंट्रोड्यूस कर दो, तो ये आ जाएगा हमारा C1 C2 और यहाँ पर आ जाएगा B1 B2। यानी कि अगर मुझे डेल्टा x लिखना हो तो वो आ जाएगा B2 C1 माइनस B1 C2 अपॉन डेल्टा, तो मुझे पता है A1 B2 माइनस A2 B1, और आप चेक कर लेना ये यही आएगा जब आप सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली कहने का मतलब है, यहाँ से जो पाथ बनता है वो बनता है क्रेमर रूल के लिए। ये देखिए, ये हमने ऐसे आएंगे, ये सोल्यूशन आएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ ये क्या आया। ये हमने जो सोल्यूशन निकाले, बेसिकली जब हमने पहली बार डिटर्मिनेंट पढ़ा था, जब साइंटिस्ट लोगों ने पहली बार डिटर्मिनेंट पढ़ा था, मतलब डिटर्मिनेंट की जब डिस्कवरी हुई थी, तो वो बेसिकली सॉल्यूशंस की तरफ जा रहे थे। तब क्रेमर ने अपना रूल बताया था कि ये इस तरीके का कुछ सेट बन रहा है, ये अगर हम देखें ध्यान से तो हम इनके कोफिशिएंट्स को इस तरीके से रखेंगे तब ये ऐसा आउटपुट दे रहा है। तो इसने डेल्टा 1 डेल्टा 2 के, मुझे बहुत कंफ्यूजिंग लगता है। तो x के लिए क्या है, मैं x का हटाऊंगा तो डेल्टा x हटाने वाले को x, हटाने वाले को इस पे रखा अपॉन डेल्टा। तो अगर मुझे थीटा दिया होता तो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा आ जाता। ये मेरे सोल्यूशन है, ठीक है, ये मेरा सोल्यूशन है इसका। ओके, ग्रेट। तो ये अपन का आ जाता है वैल्यू एज सच इसमें। ओके, थ्री वेरिएबल में भी हम ये कर सकते हैं। देखो, अगर मुझे x कोऑर्डिनेट निकालना है, पहले तो मैं इसे ऐसे कर लेता हूँ, मैट्रिक्स में लिखता हूँ, पहले इसे मैट्रिक्स में लिखना, ठीक है। जब भी इसके क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना है, सबसे पहले मैट्रिक्स में लिखना। ये टर्म्स कंडीशन होनी चाहिए पता, जिससे हम थोड़ा सा इसमें ग्रिप लेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसे फालतू मत समझना, ठीक है। ये D1 D2 D3 ऑब्वियसली बात है एनसीईआरटी में नहीं दिया है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है अपने आप में। देखो, इसका डिटर्मिनेंट तो डेल्टा है, ओके। अच्छा, मुझे x कोऑर्डिनेट निकालना था, तो मैंने क्या किया था, x के कोफिशिएंट को हटा के D1 D2 D3 इंट्रोड्यूस किया था, जो कि यहाँ पर किया है, तो डेल्टा x बाय डेल्टा। ओके, ये डेल्टा x लिख लो यार इसे, ठीक है। y में क्या किया था, मैंने y के कोफिशिएंट हटाए थे, और z में किया था मैंने z के कोफिशिएंट हटाए थे, ठीक है। ये टर्म्स क्लियर होनी चाहिए कि x क्या है एक्चुअल में, डेल्टा x बाय डेल्टा, y है डेल्टा y बाय डेल्टा, और z है डेल्टा z बाय डेल्टा डेल्टा। यहां तक तो आई थिंक समझ आ गया होगा।
और अगर यहाँ तक समझ आ गया फिर उसके बाद आपको सब समझ आएगा। इसके बाद देखना, ध्यान से देखना बस, ठीक है। सबसे पहले ये 3 इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। अब मुझे इसकी कंसिस्टेंसी चेक करनी हो सिस्टम में, मतलब क्या हो रहा है। सबसे पहले पाथवे क्या है, हमारा पाथवे क्या डिफाइन होता है, पहली चीज जो हमें देखनी है। ओके, ओ सॉरी, तो पाथवे क्या डिफाइन होता है, देखो पाथवे क्या है। सबसे पहले मैं डेल्टा लिखूंगा, डिटर्मिनेंट का वैल्यू, देखो हमने पढ़ा था ना मैट्रिक्स में कि अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाए तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। ओके, और अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है तो वो नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर था तो उसका ए इनवर्स एग्जिस्ट करता था। जब x इक्वल टू बी था तो x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, ये वाली कंडीशन एग्जिस्ट करती थी। और क्योंकि ये वाली कंडीशन एग्जिस्ट करती थी तो ये, क्योंकि और एक ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स था, डेल्टा का वैल्यू 0 नहीं था, तो इससे मैं कह सकता हूं कि एक्स वाई जेड अपने में ही एक वैल्यू आएंगे, क्योंकि ये मैट्रिक्स के लिए तो ये एक ही वैल्यू आएंगी ना, वन वैल्यू, कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यूज जो हम चेक करते थे। तो एक्स वाई जेड की अगर एक ही वैल्यू आ रही है, मतलब x की एक वैल्यू है, y की एक वैल्यू है, z की एक वैल्यू, मतलब एक कोरिस्पॉन्डिंगली x y z का एक ही सेट आ रहा है, एक ही सॉल्यूशन पेयर आ रहा है, तो हम उसे कह सकते हैं कि एक यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, और इसका मतलब है कि जब भी जिंदगी में नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा और एक यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, जो कि होगा तो जब भी डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, सबसे सिंपल केस है कि आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन है और वो यूनिक है। ठीक है, ये पहला पाथ है, डेल्टा से चेक कर लिया और हमने निकाल लिया। देखो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर मैं क्रेमर रूल से देखूं, ये क्रेमर रूल होता है, ठीक है, अगर मैं डेल्टा एक्स बाय डेल्टा देखूं, डेल्टा वाई बाय डेल्टा देखूं और डेल्टा जेड बाय डेल्टा देखूं, मेरे सोल्यूशन इसी तरीके से आने थे। अगर डेल्टा, ऑब्वियस सी बात है ये सोल्यूशन तभी आएंगे अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो ऑब्वियस सी बात है डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, और ऑटोमेटिकली फिर ये वाली चीजें डिफाइन हो जाती हैं, इनके 0 होने से ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर डेल्टा नॉन 0 है तो ऑटोमेटिकली ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाते हैं। तो दिस हैज अ यूनिक सॉल्यूशन एंड द सॉल्यूशन कैन बी आइडेंटिफाइड बाय क्रेमर्स रूल। ओके, ये पहला थॉट था। अगर मैं इसके सेकंड थॉट पे आऊं कि लेट से डेल्टा 0 हो जाए, तो अब मैं थोड़ा सा दुविधा में आ गया कि यार ये सॉल्यूशन तो कंसिस्टेंट भी हो सकता है, ठीक है, और इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी, बेसिकली इनकंसिस्टेंट, तो बेसिकली ये वाली चीज जैसा कि आपने 2D में देखा था, तो ये हमारा कंसिस्टेंट कब होता था, जब कोइंसिडेंट होता था। और कोइंसिडेंट मतलब बेसिकली 3D में अगर या एक्स वाई जेड में बात करें तो ये सिमिलर, सेम प्लेन्स कह सकते हैं इन रफ, इन लेमैन लैंग्वेज, और ये इनकंसिस्टेंट माने पैरेलल प्लेन्स। ओके, तो ये हमारा थोड़ा सा ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है ना, वैसे तो नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, तो इसलिए इसको एक बारी के लिए हटा लेते हैं। थोड़ा सा हम थोड़ा सा फॉर्मली इसे बिहेव करते हैं इसी के साथ। अच्छा, इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट देखने के लिए अब देखो ध्यान से, यहाँ पर हमने यहाँ वाला पाथ तो हो गया ना क्लियर, यहाँ तक तो सब सिंपल चला था। अब इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट देखना, पहली बात डेल्टा एक्स चेक किया, डेल्टा वाई चेक किया, डेल्टा जेड चेक किया। मेरा जो सोल्यूशन था वो ऐसा था ना, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा, डेल्टा वाई बाय डेल्टा, डेल्टा जेड बाय डेल्टा। अब देखो ये डिनोमिनेटर में 0 से हो रही है ना डिवाइड, इसका मतलब अगर कहीं ना कहीं मेरी लिमिट का कंसेप्ट अगर आपने पढ़ा होगा, तो अगर मेरी कहीं ना कहीं 0/0 फॉर्म बने, 0/0 फॉर्म एग्जिस्ट करे, ठीक है, तो वो एग्जिस्टेंट लिमिट होती है ना, एग्जिस्ट करती है लिमिट। और अगर मेरी कोई फाइनाइट नंबर अपॉन 0 बने तो वो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होती है, जो कि आपने थोड़ा बहुत लिमिट में पढ़ा होगा। ठीक है, नहीं पढ़ा है तो प्लीज पढ़े, ठीक है, थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए, अब पेपर भी आने वाला है। ठीक है, तो फाइनाइट अपॉन 0 है तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है। अच्छा, अच्छा, इससे मैं क्या कंक्लूड करूंगा कि अगर डेल्टा एक्स नॉट इक्वल टू 0 हो तब लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, अगर डेल्टा वाई नॉट इक्वल टू 0 हो तब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, और अगर डेल्टा जेड नॉट इक्वल टू 0 तब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी।
ये हो जाए या ये हो जाए या ये हो जाए, मतलब एनी वन ऑफ डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड इज नॉन जीरो, ठीक है, then the solution is inconsistent, limit does not exist, at least one of this is non-zero, and in that case वो inconsistent system बन जाता है। अच्छा अच्छा, ये बात तो समझ आ गई भाई। पर बॉस, अगर ये कहीं ना कहीं 0/0 0/0 0/0 बने, तो मैं कहूंगा एक ही केस हो सकता है जब सारे जीरो होंगे, जब डेल्टा एक्स जीरो होगा, डेल्टा वाई भी जीरो होगा और डेल्टा जेड भी जीरो होगा। और उस केस में अब थोड़ा सा पार्टीशन होने लग जाता है, जिसके ऊपर अब हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। देखिए, ओके, सबसे पहली बात ये हमने देख लिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ना कि यहाँ तक हमने डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री, यहाँ तक तो हम आ गए। अब हमारी लिमिट, यहाँ पर एक तरह से लिमिट एग्जिस्ट करती है। मैं इसे लिमिट से समझता हूँ ताकि मुझे थोड़ा सा आसान रहता है याद रखने में कि क्या हो रहा है, क्या दिमाग में ये सारा फील आ रहा होता है कि हाँ ये वाली लिमिट एग्जिस्ट करती थी, 0/0 फॉर्म जैसा कुछ होता था, ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला कोई फाइनाइट नंबर की तरफ टेंड हो सकता है, ठीक है, मैं ये सोचता था। और मैं इसको इस तरीके से सोचता हूँ, डजंट मीन कि ये ऐसे ही चलता है, ये बस मेरा याद रखने का तरीका है। मैं पहले बता देता हूँ, ये कहीं पे भी ये फॉर्मूली ऐसे थोड़े ना लिखा गया कि ये 0/0 फॉर्मेट है, ठीक है, मतलब अप टू माय नॉलेज मैंने तो ये कहीं नहीं पढ़ा, बट स्टिल हो सकता है, क्या पता हो, ठीक है, बट ऐसा थॉट है मेरे मन में कि ये 0/0 है तो कुछ फाइनाइट की तरफ जा सकता है। ओके, तो अब मैं अगर बात करूं डेल्टा एक्स बाय डेल्टा, डेल्टा वाई बाय डेल्टा और डेल्टा जेड बाय डेल्टा, इन लेमैन लैंग्वेज इसको मैं अगर ऐसे लिखूं A1 A2 A3 B1 B2 B3, और अच्छा इसको ऐसे लिखना था यार, थोड़ा सा सफाई करनी पड़ेगी वापस। ओके, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 X Y Z is equal to let's say D1 D2 and D3। ओके, सबसे पहली बात, द फर्स्ट केस डेल्टा जीरो है, ओके, ये तो निकाल लिया, ये तो हमें पता ही है। डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड तीनों जीरो कब हो सकते हैं? जब डेल्टा एक्स लिखने की कोशिश करें तो वो D1 D2 D3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 बनेगा। डेल्टा वाई में यहाँ पर ये वाली चीज इंट्रोड्यूस होगी और डेल्टा जेड में यहाँ वाली होगी। अच्छा, अगर D1 D2 D3 तीनों ही जीरो हो गए तो, ठीक है, अगर ईच इक्वल टू जीरो हो जाए तब ये हमेशा जीरो आएंगे ना, क्योंकि यहाँ पर 0 प्लस 0 माइनस 0 प्लस, ठीक है, तो इसका मतलब ये हमेशा जीरो आएंगे। पर इससे क्या दिख रहा है? इससे एक चीज दिखी तुम लोगों को कि ये जीरो आएंगे, तो इसका मतलब ये भी तो 0 0 0 हो सकता था कि जीरो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया तब तो जीरो आ गया। इसका मतलब एक सॉल्यूशन तब पक्का आएगा, और उस एक सॉल्यूशन के आने से वो 0 0 0 होता है, तो वो नो सॉल्यूशन ना रहकर वन सॉल्यूशन आ जाता है। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो इसने कहा कि यहाँ पर इसने वो बात नहीं की, इसकी बात आगे की होगी 0 0 0 की, जो कि ट्रिवियल सॉल्यूशन में की गई है। In the solution set, if all the variables assume the value to be zero, then the solution set is called trivial solution। trivial solution यानी कि 0 0 0, यानी कि D1 D2 D3 0 है, then this system of equation is known as homogeneous linear equation and it has at least one solution and that is 0 0 0, and the system of homogeneous linear solution possesses non-zero trivial solutions, then delta has to be equal to 0, has to be equal to 0, ठीक है, दैट इज द लिमिटिंग केस इन एक्चुअल, ठीक है, लिमिटिंग केस वो डेल्टा हैज टू बी जीरो, इन सच केस द सिस्टम हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, यानी कि सॉल्यूशन आ रहे हैं तो ये कंसिस्टेंट बन रहा है। ओके, तो ये मैं बताने की कोशिश कर रहा था इतनी देर से कि अगर यही जीरो हो जाए, ये तो बहुत ही बेसिक केस है ना, ठीक है, बहुत सारे और फैक्टर हो सकते हैं, ठीक है, हो सकता है कुछ भी फैक्टर हो जाए, ठीक है, पर हम बहुत ही अगर स्टैंडर्ड फैक्टर की बात करें तो ये जीरो हो जाए तो अपन का काम बन जाता है, ठीक है, पर ये हर बार थोड़े ना होगा। तो अगर मैं बोलूं कि डेल्टा एक्स जीरो है और डेल्टा वाई और डेल्टा जेड भी जीरो है, तो अब हम कैसे सॉल्व करें? अब हमारे दिमाग में है कि हमारे पास इक्वेशन है A1x प्लस B1y प्लस C1z इज इक्वल टू D1
a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2 और a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। ये हमारे पास तीन इक्वेशंस थी और मुझे पता है कि इसमें अगर हम बात करें कि डेल्टा तो जीरो है, तो अगर हमें सॉल्यूशन एग्जिस्ट करना है, ठीक है, और सॉल्यूशन जरूरी नहीं है जीरो हो, तो ऐसा करते हैं हम किसी एक को z को मैं t पुट कर दूं लेट्स से, ठीक है। तो इसमें हम पुट करेंगे तो यहाँ पर a1x प्लस दो की नहीं दो इक्वेशन, लेट्स से मैं फर्स्ट टू इक्वेशंस में z को t पुट कर दूं, ठीक है। तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू d1 माइनस c1 इंटू टी, ठीक है। एंड सिमिलरली ये d2 माइनस c2t आ जाता है a2x प्लस b2y में, ठीक है। अब ये टू इक्वेशन टू वेरिएबल, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x और y की वैल्यूज आएंगी। अच्छा, x की वैल्यू लेट्स एज अ फंक्शन ऑफ t आएगी और y की भी वैल्यू एज अ फंक्शन ऑफ t आएगी और z तो t था ही। इसका मतलब क्या है कि इसका वैल्यू फंक्शन ऑफ t, इसका वैल्यू फंक्शन ऑफ t है। अच्छा, पर तीसरी अब हम x और y और z को तीसरी इक्वेशन में टेस्ट करेंगे। अगर इसका टेस्ट पॉजिटिव आ गया, ऑब्वियसली कोरोना टेस्ट नहीं है, पर अगर इसका टेस्ट पॉजिटिव आ गया मतलब ये LHS इक्वल टू RHS दे गया मुझे, ठीक है, तो बहुत बढ़िया है। फिर तो मैं कह दूंगा कि यार ये मेरा जनरल सोल्यूशन है। बेसिकली मैं कर क्या रहा हूँ, मैं जनरल सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ ये समझना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि विदाउट एन एग्जाम्पल ये वाली चीजें समझ नहीं आएंगी, तो इसलिए प्रॉब्लम सॉल्विंग जरूर देखना। बट एक रफ साइड है, मुझे जनरल सोल्यूशन निकालना है क्योंकि मेरे सोल्यूशंस इनफाइनाइट होंगे, ये मुझे पता लग जाता है, ठीक है। डेल्टा, अच्छा देखो, ऑब्वियसली बात है एक सोल्यूशन तो होगा ही कोई ना कोई, तभी तो लिमिट टाइप की फील आ रही है। तो ये एक जनरल सोल्यूशन निकालने में वो हेल्प करता है। अगर ये सेटिस्फाई करेगा तो एक जनरल सोल्यूशन आएगा, पर अगर ये सेटिस्फाई नहीं करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, जनरल सोल्यूशन नहीं आएगा तो सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसने कहा कि अगर ये सेटिस्फाई करते हैं तो सिस्टम हैज इनफाइनाइट सोल्यूशन, इट इज अ कंसिस्टेंट सिस्टम और इट अदरवाइज इट इज एन इनकंसिस्टेंट सिस्टम। हालांकि कई जगह पे ये सिर्फ यहाँ तक बताया जाता है, ये थोड़ा सा अलग चीज है, ये जनरल सोल्यूशन निकालने का तरीका होता है कि हमें किसी एक वेरिएबल को t एज्यूम करना है और हमें बाकी दो को निकालना है, और जब वो एग्जिस्ट कर जाए तो हमें पता है x का कुछ वैल्यू है, y का कुछ वैल्यू है और z का वैल्यू हमने t एज्यूम किया था। तो ये मेरा एक तरह से जनरल सोल्यूशन है पूरे सिस्टम का, ठीक है। हालांकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है और मतलब कभी क्वेश्चन आया नहीं है, बट अगर कभी पूछ ले कि जनरल सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम इज, तो वो आप बता सकते हैं। तो गाइज आई होप आपको समझ आया होगा। मैं जानता हूँ थोड़ा सा मतलब अजीब सा था क्योंकि ये एक्चुअल में मतलब कई बार लोगों ने पढ़ा नहीं होता है, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग टाइप का है, विचित्र है, एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया गया है। बट क्रेमर रूल के ऊपर क्वेश्चन आते हैं तो मैं इसे इग्नोर नहीं कर सकता था जस्ट बिकॉज ये दिया नहीं गया है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। लाइक कर देना, शेयर कर देना अगर आपको मेरा एफर्ट पसंद आया हो, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल देन